नमस्कार, मैं अजीत उपाध्याय आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमन करता हूँ आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी हिंदुस्तानी में। आप कल पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आत्मपरिचय और एक गीत पर एक छोटा-सा व्याख्या जो हम रिवीजन के लिए पढ़ चुके हैं। अब आज एक गीत और आत्मपरिचय उसी पाठ पर हम देखेंगे कि अभ्यास प्रश्न कौन-कौन से हैं। यहाँ कुछ अभ्यास प्रश्न जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिन पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ प्रश्न और एनसीईआरटी के किताब से दिया गया कुछ प्रश्न जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी यहाँ से आपको एक मोटा-मोटा ये सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको उत्तर लिखना कितना है और कैसे लिखना है। ठीक? तो देर ना करते हुए हम आपको लिए चलते हैं पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित कविता आत्मपरिचय एवं एक गीत के प्रश्न उत्तर अभ्यास में। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जो मैंने अपने आप से क्वेश्चन और उसके आंसर तैयार किए हैं। यहाँ पर आपको मोटा-मोटा ये मिल जाएगा कि इस विस्तृत उत्तर के बाद आपको मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इसके बाद आपको किसी भी अन्य साधन को खोजना टटोलना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको एक ही क्वेश्चन के आंसर में आपको अपने सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, चाहे वह एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के हों जो आपसे क्लास 12th में पूछा गया है हिंदी वाले के पेपर में, या चाहे किताब से पूछा गया कोई भी प्रश्न हो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि पहले प्रश्न पर संसार से विरक्ति एवं आसक्ति का मिश्रण एवं हालावाद विचारधारा में हरिवंश राय बच्चन की कविता को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, स्पष्ट करें। तो इसके उत्तर में मैंने लिखा है, देखिए उत्तर किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए और उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसी स्ट्रक्चर में, इसी क्रम में यदि आप अपने उत्तर को लिखते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके उत्तर की शक्ति, आपके उत्तर का पावर, उसका वेटेज, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी के लिए एक अच्छा सा नंबर परोस देगा। देखिए इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जो कट गए हैं, लेकिन जब मैं आपको यूट्यूब पर इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको समझ सकते हैं। तो लिखा है कि हालावाद के प्रवर्तक प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता आत्मपरिचय के माध्यम से दो विपरीत परिस्थितियों को एक साथ पिरोने का प्रयास किया हुआ है। ठीक, दो विपरीत परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? एक तो संसार में उनकी आसक्ति और दूसरा क्या है, उनकी अनासक्ति। यानी एक तरफ तो वे उसी संसार के भार को ढोने की बात करेंगे और दूसरी तरफ वे इसी संसार में अपने आप को स्वयं अलग मानते हैं। ठीक, यानी संसार में रह करके स्वयं संसार से अलग होने की बात करेंगे। उत्तर में देखिए, पहले मैं उत्तर को पूरी तरीके से पढ़ देता हूँ और अंडरलाइन करते चलूंगा जहां से जो आंसर आपको सही लगे कि हाँ इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसका एक बार फिर से वाचन कर दे रहा हूँ कि हालावाद के प्रवर्तक प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता आत्मपरिचय के माध्यम से दो विपरीत परिस्थितियों को एक साथ पिरोने का प्रयास किया है। यद्यपि एक तरफ संसार से विरक्ति तो दूसरी तरफ उसी संसार में आसक्ति दिखा रहे हैं। हालावाद की साकी शराब प्याला की वकालत करता है जो छायावादी प्रवृत्ति का अनुवर्ती स्वरूप प्रकट करता है। छायावादोत्तर एवं प्रगतिवाद प्रयोगवाद की इस श्रृंखला में संसार में रहकर ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन जुटाने का यत्न किया जा रहा है। इसी की वकालत करते हुए कवि ने मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ और कहकर इस संसार के दुखों को तुच्छ बताया और यौवन में उन्मादों में अवसाद, शीतल वाणी में आग, नादान और दाना, इन सब विरोधाभासी तत्वों के माध्यम से अपना दृष्टिकोण सत्य साबित करते हुए कवि स्वयं को दीवाना कहा। यही प्रवृत्ति हालावाद को जीवन प्रदान करती है। ठीक है, यानी जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए, स्पष्ट कीजिए कि कविता में हालावादी दृष्टिकोण, हालावादी विचारधारा एवं संसार से विरक्ति एवं आसक्ति
कहाँ तक आपको दिख रही है या आपका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। तो यहाँ भाई हमारा दृष्टिकोण वही है जो कविवर हरिवंश राय बच्चन का दृष्टिकोण है। तो अगर उन्होंने इस संसार में रहकर अपने आप को दीवाना कहा है तो हम उन्हीं के द्वारा दिए गए उत्तर को लिखेंगे। तो जिन वाक्यों का, जिन शब्दावलियों का उन्होंने प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दावलियों को और उन्हीं वाक्यों को प्रयोग करके हम भी अपना उत्तर पूरा करेंगे। तो फिर से, संसार से विरक्ति एवं आसक्ति का मिश्रण एवं हालावादी विचारधारा में हरिवंश राय बच्चन की कविता को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। तो हम अब अंडरलाइन करके आपको बता रहे हैं कि हाँ, इस प्रकार से उत्तर किस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिए, हालावाद के प्रवर्तक, इसको मैंने अंडरलाइन किया। प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन, यहाँ अंडरलाइन। अपनी कविता आत्मपरिचय, ये अंडरलाइन। उसके बाद के माध्यम से दो विपरीत परिस्थितियों को एक साथ पिरोने का प्रयास किया है। यद्यपि एक तरफ संसार से विरक्ति तो दूसरी तरफ उसी संसार में आसक्ति दिखा रहे हैं। हालावाद साकी शराब प्याला की वकालत करता है। कल मैं इसके रेफरेंस में आपसे चर्चा कर चुका हूं। जो छायावादी प्रवृत्ति का अनुवर्ती, यानी छायावादी युग के बाद आने वाला ये युग है, यानी छायावादोत्तर एवं प्रगतिवाद प्रयोगवाद। इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं कि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद क्या है, और अगर छूट गया है तो आप समझ लीजिए कि आपका उत्तर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस श्रृंखला में संसार में रहकर ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन जुटाने का यत्न किया जा रहा है। इसी की वकालत करते हुए कवि ने मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ कहकर इसमें संसार के दुखों को तुच्छ बताया। यानी वो कह रहे हैं कि जो दुनिया के लोग इस संसार में दुख को झेल रहे हैं और उस दुख से निवारण के लिए अपने आप को आगे ला रहे हैं, मैं उन्हीं दुखों के बीच में रह करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। यौवन में उन्माद, उन्मादों में अवसाद, शीतल वाणी में आग, ये सब विरोधाभासी बातें हैं। नादान और दाना, उन्होंने कहा ना कि मैं यह जग और मैं और कहाँ का नाता, यानी मैं अलग हूँ, यह संसार अलग है, इसी संसार में मूर्ख भी हैं और इसी संसार में बुद्धिमान भी हैं। यानी इन सभी विरोधाभासी तत्वों के माध्यम से अपना दृष्टिकोण सत्य साबित करते हुए कवि स्वयं को दीवाना कह रहे हैं। यही प्रवृत्ति हालावाद के जीवन को प्रदर्शित करती है। यानी दुख में भी वो सुख की खोज करेंगे। यानी जहां आम जनता या आम जनमानस शराब को एक मद का साधन मानती है, हालावाद वहीं पर शराब को मोक्ष का साधन मानती है। यानी जिस प्रकार से लोग मदिरा पान करके अपने आप को इस संसार से अलग कर लेते हैं, बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, यहाँ मदिरा पान करने का अर्थ यह है कि आप संसार के दुखों को इस प्रकार से स्वीकार करिए कि ताकि वह दुख आपको छू भी ना पाए। ये हालावाद की प्रवृत्ति है, ये हरिवंश राय बच्चन जी का मत है। ठीक, अब अगले प्रश्न में हम चलते हैं कि आत्मपरिचय कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। केंद्रीय भाव का मतलब होता है कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया का मतलब कि पूरी की पूरी कविता किस धुरी पर घूम रहा है, इसका केंद्रीय भाव क्या है। ठीक, यह यानी इसका विचार क्या कह रहा है। तो चलिए देर न करते हुए हम इसके उत्तर को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद जो एनसीईआरटी किताब से आया हुआ है उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए इसका सारांश करके डालेंगे। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का आंसर हम देखेंगे। चलिए, हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जब भी कभी आपको मौका मिले आप तुरंत कवि का नाम तुरंत झोंक दीजिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहीं से आपके उत्तर की पुष्टि होती है, आपके उत्तर का यहीं से वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कविता आत्मपरिचय जीवन की विसंगतियां, उत्थान पतन एवं नास्तिकता आस्तिकता के दो रूपीय स्वभाव को दिखाता है। दो रूपीय स्वभाव का मतलब यहाँ दो रूप वाला स्वभाव। आप 2 रुपये का मतलब 2 रुपया मत समझिएगा। 2 रुपये का मतलब होता है यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के रूप। 2 रुपये का मतलब 2 अलग अलग रूप। ठीक, ये होता है 2 रुपये। इसके बाद 2 रुपये स्वभाव को यह प्रदर्शित करता है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने ईश्वर की सत्ता से अलग संसार की गतिविधियों का वर्णन किया है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि ईश्वर की क्या किया है, कवि ने प्रस्तुत कविता में कवि ने
ईश्वर की सत्ता से अलग संसार की गतिविधियों का वर्णन करता है। यानी ईश्वर की सत्ता तो जो है वो है ही, लेकिन उसी संसार में लोगों की गतिविधि क्या है उस पर चर्चा किया है। हरिवंश राय बच्चन ने विरोधाभासी प्रवृत्तियों को के आलोक में संसार के उस स्वरूप को प्रस्तुत किया है जिसके तले संसार वैभव, संपदा, सुख दुख की बात करता है। जहाँ स्वयं जहाँ स्वयं के रुदन को आलाप, फूट पड़ने को छंद, छंद निर्माण, कवि की कसौटी में बेमेल एवं स्वयं को दुनिया का एक दीवाना इत्यादि कहकर संपूर्ण कवि कर्म का रहस्य उद्घाटित कर दिया गया है। जग को स्वयं से अलग बताकर वे अपना स्वयं कभी ईश्वर के सम्मुख अपने आप को स्वयं कभी ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो कभी उन्हें इन कसौटियों की आड़ में तुच्छ मानते हैं। यानी हरिवंश राय बच्चन ये कहते हैं कि मैं उन कवियों में से नहीं हूं जो कवि कर्म करके प्रसन्नचित हो जाते हैं। मेरा छंद दुख है, मेरा फूट पड़ना दुख है, तकलीफ है, संताप है। ठीक। छायावादोत्तर युग की इस कड़ी में साकी प्याला का संबंध ईश्वर मोक्ष के रूपक को प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पर ईश्वर और मोक्ष को किसके रूप में दिखाया जा रहा है भैया? साकी और प्याला, मतलब पिलाने वाला और पीने वाला, नशा और उस नशा को धारण करने वाला। यानी यहाँ नशा किसका है? ईश्वर का है, मोक्ष की है। ठीक। लेकिन यह मोक्ष और ईश्वर कब मिलेंगे? इसी संसार में रह करके मिलेंगे। संसार से विरक्त नहीं, संसार में आसक्ति, यानी संसार में रह करके ही, संसार में रहकर, ये नहीं कि संसार से अलग हो जाएं, चले जाएं पहाड़ों में, नहीं, यहीं रहना है। जो भी दुख सुख आए उनको झेलना है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है कि कविता एक गीत में, अब दूसरी वाली कविता पर हम चर्चा कर रहे हैं। कविता एक गीत के रूपकों एवं संवेदना को स्पष्ट कीजिए। रूपक का मतलब कि किन रूपकों के माध्यम से, किन साधनों के माध्यम से, किन रूपकों और किन साधनों के माध्यम से कवि अपनी कविता का प्रदर्शन कर रहा है। संवेदना का मतलब उसमें कौन सा मर्म छिपा हुआ है, कवि क्या बताना चाहता है। यानी ये हो गए उसके रूपक और ये हो गया उसका भाग, यानी इससे इसको सिद्ध करना चाहते हैं। चलिए उत्तर हम पढ़ते हैं कि एक गीत कविता, इसको फिर से अंडरलाइन, एक गीत कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने समय के बढ़ते हुए क्रम को दिखाते हुए पक्षियों की तुलना में स्वयं को निम्न या अकेला पाया है। यानी यहाँ कवि अकेला हो गया है। पक्षी, एक पक्षी जो साधारण सा है, उससे भी अपने जीवन तुच्छ मानते हैं। कवि मानते हैं कि एक पक्षी भी अपने बच्चे की चिंता को ध्यान में रखकर परों यानी पंखों की गति तेज कर घोंसलों में पहुंचने के लिए व्याकुल रहता है। यह परिवार के प्रति सचेत मन का द्योतक है। यानी एक पक्षी अपने परिवार की चिंता करते हुए अपने घोंसलों की तरफ उड़ान भरता है, किंतु यहाँ कवि के पास कोई ऐसा नहीं है जिनके लिए वह उड़ान भर सके। यह परिवार के प्रति सचेत मन का द्योतक है, परंतु कवि इस प्रकार दुख प्रकट करते हैं कि स्वयं को अकेला घोषित करता है। मतलब परंतु कवि क्या करते हैं, इस प्रकार दुख प्रकट करते हुए अपना दुख बताते हैं कि मेरा है कौन, वह यह कहकर कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। इस प्रश्न के द्वारा वह स्वयं को विह्वल पाता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है को बार बार प्रयोग करके इस वाक्य को बार बार प्रयोग करते हुए बता रहे हैं कि यह समय भैया बहुत तेजी से जा रहा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आदमी बचपन उसका आता है, बचपन के बाद युवा अवस्था, फिर उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद एक दिन वह इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। ठीक। को बार बार प्रयोग करते हैं और बार बार इस शब्द को, इस वाक्य को प्रयोग करते हुए अपने आप को व्याकुल हृदय का दुख प्रकट करते हैं कि एक चिड़िया के पास, साधारण सी चिड़िया के पास उसका परिवार है, लेकिन आज मेरे पास ऐसा है कि मेरे पास कोई भी परिवार नहीं है, परिवार शून्य, मैं अकेला हो गया हूँ। अलंकार की बात करें तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहने का मतलब होता है कि ऐसा अलंकार जहाँ पर किसी एक शब्द पर विशेष ध्यान देते हुए एक शब्द को बार बार दोहराते हुए पूरी की पूरी कविता को स्पष्ट कर दिया जाए। अब इसके बाद ये तो रहा, मैं जो इस पूरे पाठ के लिए एक अपना छोटा सा उत्तर बनाया
ताकि आपको एक छोटा सा रिवीजन और उस रिवीजन के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पाठ, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाए। अब देखिए, जो आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया गया हुआ प्रश्न है, अब हम उससे मैच करेंगे। आप करिए, क्या आपसे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी कर रही है, क्या इन 3 क्वेश्चनों के आंसर में आपको मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है? अगर मिल गया तो आपका काम हो गया, नहीं मिल रहा है तो हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ उन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देर ना करते हुए अब हम आप जानते हैं, देखते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे में क्या आपसे पूछा गया है, जो उसकी किताब है, किताब से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, एनसीईआरटी की किताब और उस किताब से दिया गया एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कविता एक और जग का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किए फिरता हूँ। विपरीत से लगने वाले इन कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, हम करेंगे विचार। विचार करने से पहले आप याद करिए जो मेरा आंसर मैं आपको लिख करके दिया हूँ कि एक तरफ तो कवि भार लेकर के फिर रहा है और दूसरी तरफ इस संसार से अलगाव की बात करता है, हलावादी प्रवृत्ति, हलावाद की बात। यानी ये कह रहे हैं कि मैं इस संसार का ध्यान कर रहा हूँ और संसार का मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। दोनों बातें एक साथ कि मैं एक तो इस संसार में हूँ और दूसरा इस संसार का ध्यान भी नहीं करता हूँ, अर्थात विरोधाभासी दोनों बातें हैं। तो पहला जो मैं आपको आंसर बताया हूँ उसका एक बार आप रिवीजन करिए, आपको पूरा का पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं, यानी यहाँ पर मोक्ष की बात कर रहे हैं कि जहां पर एक मनुष्य अपने जीवन को नश्वर मानता है, अपने जीवन को बिल्कुल छोटा तुच्छ मानता है, वहीं पर इसी संसार में जो बुद्धिमान नहीं है, यानी जो मूर्ख लोग हैं, नादान, वे भी इस संसार में अपने आप को मानते हैं। यानी जहां पर दाना है वहीं पर नादान है, जहां पर बुद्धिमान है वहीं पर मूर्ख व्यक्ति हैं। जो इस संसार के दुख को सुख को एक समान मानता है वो दाना हो गया, वो बुद्धिमान हो गया। लेकिन जो केवल दुख को नकारता हो, केवल सुख को स्वीकार करता हो, वह नादान हो गया, वह मूर्ख हो गया। ठीक, तो यहाँ कवि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कवि को पता है कि जो दुनिया वैभव संपदा इकट्ठा करने के चक्कर में है, मैं उस दुनिया के वैभव संपदा को मैं ठोकर मार दे रहा हूं। आप देखिए देखिए कि ये कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी किसी के पास सत्य की जानकारी है नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि जहां नादान वहीं पर दाना, जहां पर मूर्ख वहीं पर बुद्धिमान। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसका पूरे के पूरे का उत्तर यहीं तक है कि यह संसार यत्न करके परेशान हो जा रहा है लेकिन सत्य नहीं जान पा रहा है। सत्य क्या है कि जब सुख हो, दुख हो, रात हो, दिन हो, सब को एक ही प्रकार से देखना। लेकिन दुनिया क्या करती है, थोड़ा सा दुख आते ही वह दुनिया अपने आप को कोसने लगती है, अपने आप को परेशान करने लगती है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन यहाँ क्या लिख रहे हैं कि दुनिया समझ नहीं पाती है कि सुख और दुख इसी जग के एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एक बार सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। ठीक, तो इसी सत्य को जानने के लिए दुनिया बौराई रहती है, पागल है, लेकिन सत्य कोई जान नहीं पाया है। और फिर उस कहते हैं कि नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी नादान और मूर्ख और बुद्धिमान इसी संसार में रहते हैं। और वह मूढ़ ना जग, वह मूढ़ क्या करे, वह मूढ़ क्या है, वह संसार क्या है, वह संसार बुद्धिमान नहीं है, वह मूढ़ है, मूर्ख है, जो इस पर भी सीखता नहीं है। यानी ज्ञान किसी के पास सत्य नहीं आ रहा है, और सत्य ज्ञान जब किसी के पास नहीं आ रहा है उसके बाद भी संसार इस जग से कुछ भी सीख नहीं रहा है। और ये कह रहे हैं कि मैं सीखा हुआ ज्ञान भुला रहा हूँ, अपनी आसक्ति को, अपने संसार के माया मोह को, इस संसार से अलग अपने आप को रख रहा हूँ। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। और शब्द की विशेषता मतलब वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के माध्यम से बता रहे हैं कि मैं और यह जग और, यानी यहाँ दोनों अलगाववादी विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। यानी ये दोनों और
क्या कर रहे हैं, मैं को और इस संसार को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी अब अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि मेरी बात और है, उसकी बात और, ठीक। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं और हूँ, मेरी बात और है, और यह संसार और कहाँ का नाता, तीनों में कोई नाता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि अलग, इस संसार की बुद्धि अलग, मेरी विचारधाराएं अलग, संसार की विचारधाराएं अलग। मैं दुख को, सुख को, रात को, दिन को एक साथ मान करके चलता हूँ। मैं कभी इस भवसागर में परेशान नहीं होता हूँ। मैं उन्हीं भव मौजों पर उस नाव लिए फिरता हूँ ताकि मुझे दुख में, सुख में कहीं परेशान होना ना पड़े। लेकिन यह संसार क्या करता है? यह संसार ये करता है कि दुख आता है तो परेशान और सुख आता है तो बहुत प्रसन्न। तो यही कह रहे हैं कि मेरा और इस संसार का कोई लेना देना नहीं है। मैं अलग हूँ और यह संसार अलग है, ठीक। और शब्द की यही विशेषता है कि दोनों में अलगाववादी विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी एक शब्द को जहां पर किसी विशेष महत्व के लिए प्रस्तुत किया जाए उसको हम कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शीतलवाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। शीतलवाणी में आग होने का अभिप्राय है कि मैं जो भी कुछ बात बोल रहा हूँ यह है तो बिल्कुल शीतलवाणी मेरे लिए, लेकिन इस संसार के लोगों के लिए किसके समान है भैया? संसार के लोगों के लिए आग के समान है। उनको लग रहा है कि क्या ही बोल दे रहा है पागल कहीं का ये, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन अपने आप को इस संसार में दीवाना कह रहे हैं कि मैं शीतल वाणी दे रहा हूँ, जो मेरी जो वाणी है, जो शीतलता प्रदान करने वाली है, इस संसार को भले ही आग के समान लगे, लेकिन वह उसके विकास की बात है, उसके विनाश की बात नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं? बच्चे इस बात में से आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं कि मेरे माता पिता आते होंगे, मुझे कुछ खाने के लिए, कुछ मेरे सुख के लिए लाते होंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कभी किसकी विशेषता प्रकट चलता है, इसका वर्णन आप जानते हैं। यहाँ पर समय के जल्दी जल्दी बढ़ते हुए स्वरूप को दिखाने के लिए कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी बढ़ता है। यानी एक छोटी सी पक्षी जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं रखता है संसार में, जिसका कुछ भी नहीं अस्तित्व है, जब उसका भी परिवार है, वह भी अपने परिवार की देखभाल के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन यहाँ मैं इस प्रकार से अकेला हूँ कि मैं ना तो किसी के लिए व्याकुल हो सकता हूँ और ना मेरे लिए कोई व्याकुल हो सकता है। इस प्रकार ये हमने एक छोटा सा इसका शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर देखा और इसका दोहराव किया, ठीक। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है 2020, 21, 22, 23 और 24 में 25 तक में भी, तो उसकी चर्चा हम अलग से वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। और इसके पाठ में जहां भी आपको कहीं दिक्कत परेशानी हो रही हो, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपको जो भी डाउट होगा, सारा डाउट यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूंगा, ठीक। देखिए उसी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपको याद होगा अगर तो, यहाँ आत्मकथा और जो आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो लिखा गया, उसी के समान एक कविता है आत्मकथ्य, जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आपने देखा होगा क्लास 10 में, कक्षा 10 में एनसीईआरटी किताब। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, ठीक। उसकी स्मृति पाथी बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। ये सारा का सारा डिटेल्स यही बराबर जो हरिवंश राय बच्चन की कविता में दिखाई दे रहा है, वही यहाँ आत्मकथ्य में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा दिखाई दे रहा है। कुछ सिमिलरिटी आप यहाँ इनके वाक्यों को कोड करके लिख सकते हैं, तब आपके उत्तर का वजन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार अभी हमने पाठ 1 आत्मकथ्य, आत्मपरिचय और एक गीत का किया, जो कुछ मेरे द्वारा लिखा गया क्वेश्चन और उसका आंसर, और इस पर जो एनसीईआरटी की किताब में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हमने एक बृहद चर्चा किया रिवीजन के उद्देश्य से। अब अगले वीडियो में आपको एनसीईआरटी के द्वारा पूछे गए समस्त क्वेश्चन जो 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 को इंक्लूड करके नया वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए आप अपने हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी हिंदुस्तानी में। जय हिंद, जय भारत।